Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CMA फाइनल लॉ सब्जेक्ट पेपर नंबर 13 जो आपका सब्जेक्ट है लॉ, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956। बच्चों, इस चैप्टर को शॉर्ट में हम लोग SCRA के नाम से भी जानते हैं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट। तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि सर आखिर ये जो चैप्टर आप हमें पढ़ा रहे हो SCRA 1956, ये एक्ट, ये कानून, ये लॉ, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट, ये जो एक्ट है आखिर वो क्यों आया? जब भी कोई भी एक्ट आता है तो वो किसी ना किसी पर्पस के साथ में इंट्रोड्यूस किया जाता है, अदरवाइज गवर्नमेंट क्यों एक नया एक्ट बनाएगी? लेकिन गवर्नमेंट एक नया एक्ट तब बनाती है जब उसकी जरूरत होती है, जब उसका खुद का कोई पर्पस होता है, उसका खुद का कोई एम होता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्शन में ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो एक्ट आया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956, ये क्यों आया, क्यों हम इस एक्ट को पढ़ते हैं, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक आपके बेसिक समरी बन जाएगी कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो बच्चे, अब हम पढ़ना एक बार इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और ये समझाने के लिए कि SCRA क्या है, ये एक्ट क्यों आया, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। बच्चों, ये कहानी है दो लोगों की। इसमें एक का नाम है सांभा। आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें दो कैरेक्टर देखे थे, एक तो देखे थे गब्बर सिंह और दूसरे देखे थे सांभा। उनके आपस की बातचीत है, वो बातचीत बच्चे आपको बड़े ध्यान से सुननी है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ये एक्ट क्यों आया था। एक बार की बात है, सांबा साहब ने गब्बर जी से पूछा, बोला गब्बर साहब, ये जो SCRA एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट, आखिर ये क्यों इंट्रोड्यूस्ड किया गया, क्या वजह थी कि इसको लाया गया, क्या इसके बिना काम नहीं चल पा रहा था इंडिया में? तो गब्बर जी बोले बोले अरे ओ सांभा, देखो, किसी भी कंट्री का, चाहे से इंडिया का, अमेरिका का, जापान का, चाइना का, किसी भी कंट्री का अगर आपको डेवलपमेंट करना, उस कंपनी को डेवलप्ड, उस कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, देश को डेवलप्ड कंट्री अगर बनाना है, तो उसके लिए होना चाहिए कंट्री के पास में पैसा। जिस कंट्री के पास में बहुत ज्यादा पैसा है, जिस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है, वो कंट्री, वो देश डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। और कंट्री के अंदर, देश के अंदर अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए जिससे आप उस कंट्री को डेवलप बना सकें, तो जरूरी है कि उस कंट्री के अंदर सिक्योरिटीज मार्केट अच्छा हो, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर्स को परचेज और सेल करते हो, डिवेंचर्स को परचेज और सेल करते हो। तो गब्बर जी समझा रहे हैं कि अरे ओ सामा, अगर किसी कंट्री को, किसी देश को डेवलप्ड बनाना है, बड़ा बनाना है, तो जरूरी है कि इसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उस कंट्री, उस देश के पास में पैसा बहुत सारा हो। और ये पैसा होने के लिए जरूरी है कि उस कंट्री के लोग, उस देश की जनता सिक्योरिटीज मार्केट में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करती है, शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, इनमें ज्यादा से ज्यादा परचेज और सेल किया जाता है। तो पहले तो ये बात समझाई हमारे गब्बर जी ने, फिर उसके बाद में बोले, और बोले देख, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी बहुत ज्यादा नहीं थी, पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और लोग डरते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये सिक्योरिटीज मार्केट तो सट्टेबाजी है, मैंने इतनी
मेहनत से पैसा कमाया है, कहीं वो मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा इस सट्टे में, मुझे तो इसकी नॉलेज नहीं है, कहीं मेरे साथ में कोई फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने, सेबी ने ये सोचा कि यार इन लोगों के लिए हम इजी कर दें सब कुछ, मतलब इतना इजी कर दें, इतना इजी कर दें कि जो भी बंदा सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर्स डिवेंचर खरीदना बेचना चाहता है, ट्रेडिंग करना चाहता है, वो बहुत ही आराम से शेयर्स को खरीद सके, बेच सके। उसके लिए गवर्नमेंट, उसके लिए सेबी, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंजेस, ये लोग टाइम टू टाइम नई नई फैसिलिटीज लेकर आने लगे, जिससे से ज्यादा लोग सिक्योरिटीज मार्केट में शेयर्स को परचेज और सेल कर सके, इजीली कर सके, बिना किसी प्रॉब्लम के कर सके, बिना किसी डर के कर सके। उसके लिए नई नई फैसिलिटीज लाई गई, और जब ये नई फैसिलिटीज आई तो लोगों ने सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, लोगों ने शेयर्स डिवेंचर्स को खरीदना बेचना स्टार्ट किया। तब गवर्नमेंट को ये लगा कि यार हमें हमारे इंडिया को डेवलप्ड बनाना था, उसके लिए हमें चाहिए था पैसा, और पैसे के लिए हमने ये सोचा कि सिक्योरिटीज मार्केट में जितने ज्यादा लोग ट्रेडिंग करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, और उसके लिए हमने सिक्योरिटीज मार्केट को इजी कर दिया। लेकिन अब बहुत सारे लोग इलीगल ट्रेडिंग करने आ गए हैं, बहुत सारे लोग गलत तरीके की ट्रेडिंग करने आ गए हैं, बहुत सारे लोग फ्रॉड करने के लिए आ गए हैं। तो लोग इलीगल ट्रेडिंग ना कर पाए, लोग फ्रॉड ना कर पाए, लोग धोखाधड़ी ना कर पाए, उसके लिए हमें एक एक्ट बनाना पड़ेगा, हमें एक कानून बनाना पड़ेगा। उस कानून के, उस एक्ट के अंदर कुछ नियम शर्तें, टर्म्स कंडीशंस, रूल्स रेगुलेशंस लिखने पड़ेंगे, और उस एक्ट का काम होगा नजर रखना सिक्योरिटीज मार्केट पर कि जो भी इंसान, चाहे से कंपनी चाहे से इंडिविजुअल पर्सन, जो भी इंसान सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर्स डिवेंचर्स को खरीद और बेच रहा है, वो इलीगल ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा है, वो धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। इस बात की निगरानी रखनी पड़ेगी। इसके लिए ये एक्ट लाया गया, SCRA एक्ट। क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि अगर सिक्योरिटीज मार्केट में कोई भी पर्सन इलीगल ट्रेडिंग करता है, धोखाधड़ी करता है, फ्रॉड करता है, तो उस पर निगरानी रखी जा सके, उस पर नजर रखी जा सके, जिससे वो कोई गलत ट्रेडिंग ना कर सके। तो सांबा की समझ में आ गया कि ये जो एक्ट है ना, ये किस लिए लाया गया था कि भैया एक स्टॉक मार्केट जो है वो देश के डेवलपमेंट में काम करता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पैसे अवेलेबल हो जाते हैं, ज्यादा से लोग खरीदते और बेचते हैं। लेकिन इस प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस को, कहीं कोई इलीगल ट्रेडिंग ना कर दे, कहीं कोई गलत तरीके की ट्रेडिंग ना कर दे, इसलिए पार्लियामेंट ने SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बनाया, जिसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लिखे, जिनका काम होता है सिक्योरिटीज मार्केट पर सर्विलेंस करना, निगरानी रखना और चेक करना कहीं कोई इलीगल ट्रेडिंग तो नहीं हो रही। सामा बोला साहब मेरी समझ में आ गया ये एक्ट क्यों लाया गया, और मेरी ये भी समझ में आ गया कि इस SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो कंपनीज हैं और किस तरीके से इंडिविजुअल पर्सन है, वो जब सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करें तो कुछ इलीगल काम ना कर पाए, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं इस एक्ट में। वो रूल्स रेगुलेशन हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। सर मुझे समझ में आ गया ये एक्ट क्या बोलता है। बाकी और समझाने के लिए मैंने यहाँ पे और भी बताया हुआ है कि इस एक्ट के अंदर हम ये सब तो पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देखा, इस एक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे से इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, चाहे से कोई कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है, वो इलीगल काम ना कर सके, ये तो पढ़ेंगे बच्चों। इसके अलावा पता है हम बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ये पढ़ेंगे कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसे बोलते हैं। आपने पढ़ा है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज किसे बोलते हैं, और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बनने के लिए एक स्टॉक एक्सचेंज को क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज या खुद सेबी या फिर इन्वेस्टर्स
या कोई इंटरमीडियरी ब्रोकर अगर कुछ गलत कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में क्या पावर है, क्या वो पेनल्टी लगा सकते हैं। ये सब चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होंगे, हाथ की हाथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम हर सब्जेक्ट में करते हैं, जिससे आपका हाथ के हाथ स्कैनर सॉल्व हो जाए। तो अभी तक सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, अब चलते हैं बच्चे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये बात इस तरीके से भी बताई हुई है, जो सभी मैंने बोला कि भैया स्टॉक एक्सचेंज की क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, अगर स्टॉक एक्सचेंज के या सेबी के ऑर्डर से कोई एग्रीड हो गया तो वो कहाँ अपील लगाएगा, है ना, और पब्लिक इशू कैसे आएगा, क्या पेनल्टीज, क्या प्रोसीजर्स है, कोई स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज कैसे बन सकता है, ये सब चीजें हम इस SCRA एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये अभी तक मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर का, पर मैं आपको बताऊं बच्चों, इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे ना बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको उस वक्त एकदम से समझ में नहीं आ पाएंगे, और समझाने में बहुत टाइम खिंच जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं अभी, हम ना एक बार कुछ डेफिनेशंस पहले ही समझ लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस को हम पहले ही अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, उससे हमें ये बेनिफिट होगा कि जब हम आगे अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमें टॉपिक्स के अंदर जो वर्ड्स आएंगे ना, उनकी डेफिनेशंस हमें पहले से पता होगी, तो टॉपिक हमें, कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से क्लियर होगा और हम एग्जाम में अच्छे से आंसर लिखकर आ पाएंगे। क्लियर ये चीज? चलिए, तो अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे बच्चों। उसमें सबसे पहली डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं सिक्योरिटीज। अब देखिए, हालांकि ये बात मैंने फर्स्ट चैप्टर में, सिक्योरिटीज की डेफिनेशन मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताई थी, दोबारा से बता देता। एक तो आप बोलते हो शेयर्स, एक आप बोलते हो डिवेंचर्स, एक आप बोलते हो बॉन्ड, एक आप बोलते हो स्क्रिप्ट्स, एक आप बोलते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसे ट्रेजरी बिल एंड ऑल दैट, एक आप बोलते हो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एक आप बोलते हो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये सब आप अलग अलग बोलते हो, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप बोलते हो कि लगान मूवी, दबंग मूवी, दबंग 2, एक था टाइगर, है ना, जब भी मेट, और PK मूवी। और इससे बढ़िया है आप बोल दो बॉलीवुड मूवीज। सेम उसी तरह से एक आप बोलते हो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। उससे बढ़िया है आप एक बार में बोल दो सिक्योरिटीज। मैटर खत्म। तो सिक्योरिटीज क्या होता है, ध्यान से देखें बच्चे। शेयर्स भी सिक्योरिटीज है, स्टॉक भी सिक्योरिटीज है, डिवेंचर भी सिक्योरिटीज है, डेरिवेटिव्स भी सिक्योरिटीज है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ये भी सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है, म्यूचुअल फंड में जो यूनिट्स इशू करी जाती हैं वो भी सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इशू करती है वो भी सिक्योरिटीज है। हर वो इंस्ट्रूमेंट जो कि पैसे के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है वो सिक्योरिटीज है। फिर चाहे आप उसे शेयर्स बोलो, डिवेंचर बोलो, बॉन्ड बोलो, स्क्रिप बोलो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बोलो, इससे बढ़िया है उसे सिक्योरिटीज बोलो। स्टूडेंट बोलता है मेरे को सर सब कुछ समझ में आ गया, पर एक डाउट है सर। सर आपने बोला कि म्यूचुअल फंड की जो यूनिट होती है, म्यूचुअल फंड की जो यूनिट्स होती हैं उनको भी सिक्योरिटीज बोलते हैं। यस, उनको भी सिक्योरिटीज बोलते हैं। सर एक बात बताइए, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी अपनी यूनिट्स इशू कर रही है, क्या उसकी यूनिट्स को भी सिक्योरिटीज बोलेंगे? जी नहीं। सर ऐसा क्यों?
बाकी सबको, शेयर्स को, डिवेंचर्स को, बॉन्ड्स को, स्क्रिप्ट्स को, म्यूचुअल फंड यूनिट्स को, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट को, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, सबको आप सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड कर रहे हो। पर सर आप इंश्योरेंस कंपनी की यूनिट्स को सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज ऐसी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ है, उसको हम सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। याद रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आया नहीं है अभी तक, आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैप्टर में मैंने आपको एक तो इसका इंट्रोडक्शन बताया कि आखिर ये सिक्योरिटीज, देखिए रिवीजन करेंगे बच्चों, आपको पता है अपनी आदत है, थ्योरी सब्जेक्ट है, हम हर बार रिवाइज करते हैं। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, लंबे टाइम तक याद रहेंगे। तो अभी तक एक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956। ये क्यों आया? क्योंकि हर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है, पैसा आना जरूरी है, और पैसे के लिए जरूरी है कि उस कंट्री का सिक्योरिटीज मार्केट अच्छे से डेवलप्ड हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेड करते हो, खरीदते बेचते हो। और सिक्योरिटीज मार्केट को इस वजह से थोड़ा इजी बनाया जाता है, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ट्रेड कर सकें, इसके अंदर इसको समझ सकें, इजी बनाया जाता है नई नई फैसिलिटीज के थ्रू। पर उन फैसिलिटीज का कोई गलत फायदा ना उठा ले, कोई इलीगल फायदा ना उठा ले, कोई अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शंस ना कर दे, कोई फ्रॉड ना कर दे, उसके लिए उन सिक्योरिटीज मार्केट पर निगरानी रखने के लिए, नजर रखने के लिए, ये एंश्योर, ये पक्का करने के लिए कि सिक्योरिटीज मार्केट में इलीगल ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट लाया गया। उसके अंदर नियम, शर्तें, रूल्स, रेगुलेशंस लिखी गई कि कब माना जाएगा ये फ्रॉड है, कब नहीं माना जाएगा फ्रॉड नहीं है, कौन से ट्रांजैक्शन को वैलिड माना जाएगा, किसको इनवैलिड माना जाएगा। इन सब को समझाने के लिए बच्चों ये एक्ट लाया गया, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट। तो मेरे ख्याल से यहां तक ये इंट्रोडक्शन समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको सिक्योरिटीज की डेफिनेशन बताई, जिसमें मैंने बताया शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, स्क्रिप्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, हर चीज सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आती है। लेकिन वो यूनिट्स जो एक पर्सन की लाइफ से रिलेटेड है, लाइक इंश्योरेंस यूनिट्स, वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नहीं आती बच्चों। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अरे सर ये तो हमने सीएमए फाउंडेशन में पढ़ा, सीएमए इंटर में पढ़ा, आप ही ने पढ़ाया, इतना बढ़िया पढ़ाया, याद है। सर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दो या उससे ज्यादा लोगों ने एग्री कर लिया, एक ने बोला मैं अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज बेचूंगा और दूसरे ने बोला कि मैं खरीदूंगा, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। सर ऐसा कब होता है? तो बच्चों एक काम करते हैं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव, उन दोनों की डेफिनेशन को एक ही बारी में समझा देता हूं मिलाकर, अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए एक्चुअली में बच्चों डेरिवेटिव, आप पहले डेरिवेटिव समझें, कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाए। डेरिवेटिव के अंदर होता क्या है? देखिए अगर मैं नॉर्मल सेंस में बात करूं ना, नॉर्मल, एक अच्छा पेज ले लेता हूं, 1 मिनट यहां पे लिख लेते हैं, हमें जगह मिल जाएगी। अगर बच्चे में नॉर्मल केस बात करूं, नॉर्मल सेंस में, तो क्या होता है कि पर्सन, एक पर्सन जो होता है ना, जैसे मान लो कि अमिताभ बच्चन, उन्होंने अपने शेयर्स को बेचा, और मान लो कि सलमान खान, इन्होंने उनके शेयर्स को परचेज किया, तो इन्होंने शेयर्स की डिलीवरी दे दी और इन्होंने पैसे का पेमेंट कर दिया। ये होता है नॉर्मल, ऑन द स्पॉट हो गया ये काम। मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे मान लीजिए मैं अमिताभ बच्चन और सलमान खान हैं, है ना, उनको मैं अपने शेयर्स बेच रहा हूं और वो खरीद रहे हैं, तो आज के दिन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ ना, आज ही के दिन मैंने उनको शेयर्स दे दिए, आज ही के दिन उन्होंने मेरे को पैसे दे दिए।
ऐसा नॉर्मली होता है। इसे हम बोलते हैं स्पॉट डिलीवरी, बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट, एकदम जल्दी ऑन द स्पॉट, अब भी करो। इसे स्पॉट डिलीवरी बोलते हैं कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ सेम उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे, या तो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे, है ना, हो सकता है सैटरडे है तो बंद है तो कल मंडे को जाए, तो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे, मतलब ऑन द स्पॉट, एक दो दिन के अंदर ही शेयर्स की डिलीवरी हो गई और पैसे का पेमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, उसे हम बोलते हैं स्पॉट डिलीवरी। पर बच्चे कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ना बच्चे ऐसा भी होता है कि सपोज कीजिए राजकुमार राव राजकुमार राव ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ये प्रॉमिस किया, बच्चों ध्यान से सुनना, ये प्रॉमिस किया, अभी प्रेजेंट में जब प्रॉमिस कर रहे हैं तब क्या डेट है, सपोज करिए उस टाइम चल रहा है फेब 2022, या आज की डेट ले लेते हैं, है ना, आज चल रहा है आपका अगस्त 2022, अगस्त 2022 में राजकुमार राव ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी से प्रॉमिस किया कि दिसंबर में मैं आपको रिलायंस कंपनी के शेयर्स, एक शेयर 100 रुपए पर बेच दूंगा। राजकुमार राव ने नवाज से प्रॉमिस किया कि रिलायंस कंपनी का शेयर दिसंबर के अंदर मैं आपको 100 रुपए का बेच दूंगा, एक शेयर। अब बच्चों देखो, ये अभी प्रॉमिस है, मतलब इनके बीच में क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। एक डेफिनेशन आ गई कॉन्ट्रैक्ट वाली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आपको सिक्योरिटीज बेच दूंगा और आप मुझे पैसे दे देना, एक शेयर 100 रुपए। अब सपोज करो दिसंबर के अंदर अगर शेयर प्राइस मार्केट में चल रही है 120, लेकिन फिर भी राजकुमार राव नवाजुद्दीन को कितने में बेचेंगे, 100 में। अगर राजकुमार राव मार्केट में बेचते तो उनको कितना रुपया मिलता है, 120 रुपया, पर अभी कितना मिल रहा है, 100 रुपए, 20 रुपए का घाटा हो रहा है और इनको 20 रुपए का प्रॉफिट। उल्टा कर लो, मार्केट में चल रहा है इस वक्त दिसंबर में 80 रुपए, तो राजकुमार राव इनको बेच रहे हैं 100 में, तो इनको 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इनको 20 रुपए का लॉस हो रहा है। इसे इसे डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है, डेरिवेटिव में भी शेयर्स डिवेंचर्स खरीदे बेचे जाते हैं। फर्क कितना है, हाथ की हाथ नहीं खरीदे बेचे जाते, बल्कि उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि फ्यूचर डेट पर मैं आपको इतने रुपए में दे दूंगा, आप इतने रुपए मेरे को पे कर देना। उसमें किसको प्रॉफिट हो रहा है किसको लॉस हो रहा है ये भी फ्यूचर डेट में जाके पता चलता है, ऑन द स्पॉट पता नहीं चलता। तो बच्चों अभी अभी के अंदर हम लोगों ने 3 डेफिनेशन पढ़ी, अगर आपको समझ में आई। देखिए, एक तो हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट, एक मैंने स्पॉट डिलीवरी बताई कि सेम डे ट्रांजैक्शन हो जाता है या नेक्स्ट डे, और एक मैंने आपको डेरिवेटिव के बारे में बताया कि जहां प्रॉमिस हो जाता है और किसको फायदा हुआ किसको लॉस हुआ ये बात जो है वो फ्यूचर में जाकर पता लगती है। तो बच्चों यहां तक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, एक बार रिवाइज करते। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था कि सिक्योरिटीज मार्केट में कहीं कोई इलीगल ट्रेडिंग या अनडिजायरेबल ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा है, फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, उस पर नजर रखनी। फिर उसके बाद में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में हमने पढ़ा शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, स्क्रिप, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड स्कीम, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये सब सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आते हैं। हर वो इंस्ट्रूमेंट जो सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे के लिए खरीदा बेचा जाता है वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आता है। लेकिन ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो एक इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी की यूनिट्स, वो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में नहीं आते। देन उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट का मतलब प्रॉमिस कर लिया कि फ्यूचर में हम खरीद बेच लेंगे। स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन सेटलमेंट हो गया, उसी दिन आपने शेयर्स की डिलीवरी दे दी, आपको पैसा मिल गया, सेम डे या नेक्स्ट डे। लेकिन डेरिवेटिव का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स को हम प्रॉमिस कर लेते हैं और इसको फ्यूचर में परफॉर्म किया जाता है, फ्यूचर में डिलीवरी होती है, फ्यूचर में पेमेंट आता है, फ्यूचर में पता चलता है कि किसको लॉस हुआ किसको प्रॉफिट। स्टूडेंट बोलता है मस्त, मजा समझ में आ गया। सर अब बताओ स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अरे बच्चों ये तो मैंने आपको जब सेबी एक्ट पढ़ाया था ना,
सीएमए फाइनल लॉ का सेक्शन बी का पहला चैप्टर, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बट दोबारा पढ़ा देता। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी एक जानकार है, एक स्टूडेंट है मेरी, पुरानी स्टूडेंट है वो, ऑल इंडिया रैंक लेकर आई थी वो 20 सीएमए के अंदर 2016 में। तो वो जॉब कर रही है। अच्छा, उनकी एक हैबिट है कि वो ना खुद से बहुत सारी चीजें बनाती हैं, होता है ना, गर्ल्स लड़कियां लोग बनाती हैं कुछ भी अच्छी डेकोरेशन का सामान या कुछ भी एक्स वाई जेड बनाती हैं। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बना लिए थे और कुछ प्रोडक्ट बाहर से भी खरीद लिए थे बेचने के, कि मैं इनको बेच दिया करूंगी सर, मुझे अच्छा लगता है। बाकी वो अच्छी खासी जॉब करती है, बहुत लंबा चौड़ा पैसा कमा रही है। पर वो कैसे कर रही थी, वो क्या करती थी, अपने व्हाट्सएप पे डाल देती थी, टेलीग्राम पे डाल देती थी, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देती थी, पर उनके पास में ज्यादा लोग आ नहीं रहे थे क्योंकि वो ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो उन्होंने बोला कि सर मैं एक काम क्यों ना करूं, कि मुझे चाहिए ग्राहक, और ग्राहक मेरे तक पहुंच नहीं पा रहा है, मैं ग्राहक तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो क्यों ना सर मैं एक मार्केट में घुस जाऊं जहां पर बहुत सारे ऐसे ग्राहक आते होंगे जिनको ऐसे सामान खरीदने हैं, और मैं वहां पर बेचने पहुंच जाती हूँ। तो उन्होंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर खुद को लिस्ट करवा लिया। सेम उसी तरह से बच्चों, एक बार की बात है कि एक कंपनी है एयरटेल और एक कंपनी है एक्स वाई जेड। दोनों कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं, पब्लिक को इशू करती हैं, पर लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो ये पब्लिक तक पहुंचाती कैसे हैं इंफॉर्मेशन कि हम शेयर्स का इशू ला रहे हैं? अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं, टीवी पर दे लेती हैं, एफएम पर एडवर्टाइजमेंट कर देती हैं, पंपलेट छपवा देती हैं, बैनर्स लगवा देती हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर लेती हैं, और जितने लोगों तक खबर पहुंच पाती है उनमें से कुछ लोग आके इनके शेयर्स खरीद लेते हैं। इनका ऐसा धंधा पानी चल। पर एयरटेल कंपनी के मन में आया कि यार मुझे तो लंबा कमाना है, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने शेयर्स देने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एयरटेल कंपनी बोली कि उसके लिए मेरे को ना एक मार्केट पर जाना पड़ेगा जहां पर बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदने में इंटरेस्टेड। अभी तो मुझे इतना सारा एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, टीवी पे ऐड दे दो, एफएम पे ऐड दे दो, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, पंपलेट छपवा दो, बैनर छपवा दो, रोड पे बैनर्स और वो सब लगवा दो, ऐसे बताना पड़ता है। पर इससे अच्छा क्यों ना मैं एक मार्केट में चला जाऊं। तो एयरटेल कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर चली गई। उसको ये समझ में आ गया स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा बाजार है जहां पर बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदने वाले, डिवेंचर खरीदने वाले आते हैं। अगर इस वेबसाइट के ऊपर एक बार लिख दिया कि एयरटेल कंपनी अपना इशू लेकर आ रही है, तो एक बार में बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुंच जाएगी और वो लोग मेरे शेयर्स परचेज कर लेंगे। इसके पास में पैसा है तो ये लिस्ट हो जाएगी। इस क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने में पैसा लगता है। स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि भैया तुम मेरे ऊपर इसलिए लिस्ट हो रहे हो जिससे तुम्हें ज्यादा इन्वेस्टर जाने और ज्यादा लोग तुम्हारे शेयर्स परचेज करें, उसके लिए मुझे भी तो कुछ दोगे ना तुम। लेकिन एक्स वाई जेड जो कंपनी है उसके पास पैसा नहीं है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो पा रही, तो वो अपने पुराने तरीकों से एडवर्टाइज करके पब्लिक तक शेयर इशू कर रही है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ? स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट हुआ जहां पर ऐसे लोग आते हैं जिनको सिक्योरिटीज बेचनी है और ऐसे लोग आते हैं जिनको सिक्योरिटीज खरीदनी है, और इस मार्केट के थ्रू वो दोनों आपस में मिलते हैं, उनके बीच में ट्रेडिंग होती है। इसको बोला जाता है सिक्योरिटीज, वो स्टॉक एक्सचेंज। आ रही है मेरी बात समझ में? ये बात यहाँ पर मैंने लिखी भी है, देखो ये क्या करता है, बाइंग सेलिंग सिक्योरिटीज की ये सब करवाता है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में देखो, ये एक ऐसा मार्केट है जो आपको परचेज और सेल करवा रहा है। उससे क्या हो रहा है? फ्री ट्रांसफरेबिलिटी हो रही है शेयर्स। सपोज कीजिए कि एक जयपुर की कंपनी है, राजस्थान जयपुर की, और एक बेंगलोर का इन्वेस्टर है, वो यहाँ से इसके शेयर खरीद सकता है ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज पे जाके। जैसे आप कहीं भी बैठे हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, आपके घर पे पहुंच जाएगा, चाहे आप किसी भी सिटी के अंदर हो।
सेम स्टॉक एक्सचेंज ने भी एक ऐसा ही मार्केट प्रोवाइड कर दिया आपको कि आप कहीं पर भी बैठे हुए हो, किसी भी सिटी के अंदर बैठे हुए हो, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लिंकेज बना दिया। उससे क्या हुआ, कंपनीज के पास में अब ज्यादा पैसा आ रहा है, और जो हाउस होल्ड लोग थे, जो घर पे, जो अपना कमा के पैसा घर पे सेव कर रहे थे, वो लोग अब सिक्योरिटीज मार्केट में आराम से लगा रहे हैं, तो उससे उनको भी रिटर्न मिल रहा है। सिक्योरिटीज मार्केट में लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा है, तो गवर्नमेंट की इकोनॉमी भी बढ़ रही है, कंपनी भी कमा रही है, इन्वेस्टर भी कमा रहा है, हर कोई कमा रहा है। क्लियर है ये चीज? तो बच्चों यहां तक हमने डेफिनेशन देखी। सबसे पहले देखा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट क्यों आया था, वो इसलिए आया था क्योंकि सिक्योरिटीज मार्केट में इलीगल ट्रेडिंग ना हो, ये बात एंश्योर करने के लिए। उसके बाद में हमने देखा कि सिक्योरिटी की डेफिनेशन में हर वो इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको सिक्योरिटीज मार्केट में खरीदा बेचा जाता है, लेकिन इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं आता क्योंकि वो लाइफ से जुड़ा हुआ इंसान की। देन हमने कॉन्ट्रैक्ट देखा जिसमें प्रॉमिस होता है कि सिक्योरिटीज डिलीवर कर देंगे, आप पैसा दे देना। देन उसके बाद में हमने स्पॉट डिलीवरी देखी, जहां पर जो सेटलमेंट है, जो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन या उसके अगले दिन हो जाता है। देन डेरिवेटिव देखा जिसमें प्रॉमिस हो जाता है फ्यूचर डेट पर आपको सिक्योरिटीज बेच दी जाएंगी, जो प्राइस हमने पहले से एग्री करी है उस पर बेच दी जाएंगी, और किसको प्रॉफिट किसको लॉस होता है वो फ्यूचर में पता चलता है। देन उसके बाद हमने स्टॉक एक्सचेंज देखा, ये एक मार्केट होता है क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में लिंकेज बनवा देता है जो लोग सिक्योरिटीज खरीदना और बेचना चाहते हैं। इससे फायदा होता है, इससे हर कोई कमा रहा है, जो हाउस होल्ड है उन वो भी इन्वेस्ट करके कमा रहे हैं, टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट कमा रही है और कंपनी भी कमा रही है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि फ्री ट्रांसफरेबिलिटी हो रही है सिक्योरिटीज। क्लियर है? अब इसके बाद में नेक्स्ट, एक बार मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा, बोला सर इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? मैंने उसको बोला इंडिया में 98 स्टॉक एक्सचेंज। तब वो स्टूडेंट बोला ठीक है सर, आपने बोला कि इंडिया में 98 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, आपकी बात मान ली सर हमने, पर सर ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस के नाम पता हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? ऐसा क्यों बच्चे? ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये पुराने स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारी वजह है इसकी। एक तो ये पुराने स्टॉक एक्सचेंज है, एक ये फेमस है, ज्यादा लोग यहाँ ट्रेडिंग करते हैं, पर एक वजह ये है कि ये दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है कि आप बहुत अच्छे स्टॉक एक्सचेंज हैं, आपके थ्रू कोई भी पर्सन अगर शेयर्स या डिवेंचर या सिक्योरिटीज खरीदेगा तो उसके साथ में उस फ्रॉड नहीं होगा, आप सभी रूल्स रेगुलेशंस को फुलफिल करते हैं, आप एकदम वैलिड तरीके से मार्केट चला रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है। स्टूडेंट बोला चलो सर, आपने बोला इंडिया में 98 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उसमें से दो स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसलिए फेमस है क्योंकि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है। सर्टिफिकेट इसलिए दिया है क्योंकि ये सच में बड़े हैं, सच में अच्छे से काम कर रहे हैं, इनके थ्रू जो भी सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है इन्वेस्टर, कहीं से भी उसके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है और एकदम वैलिड है, ट्रांसपेरेंट काम है, सब कुछ लीगल। सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया, उससे क्या हो गया? उससे इनको रिकॉग्नाइजेशन मिल गया, उससे ये रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बन गए। तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दे दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सर्टिफिकेट में लिख दिया ये स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़िया है, ये एकदम वैलिड है, ये अच्छे से ट्रेडिंग करता है, ये सभी रूल्स रेगुलेशन फुलफिल करता है, ये कोई भी इलीगल काम नहीं करता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है और इसके थ्रू आप सिक्योरिटीज को परचेज और सेल आउट कर सकते हो। बहुत बढ़िया स्टॉक एक्सचेंज। इस बात को रिकॉग्नाइज्ड कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसलिए इस स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बोला जा रहा है।
स्टूडेंट बोला ठीक है, आपने बोला कि बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, लेकिन उसमें से दो स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा फेमस है। हालांकि और भी स्टॉक एक्सचेंज है जो फेमस है, पर मोटा मोटी दो स्टॉक एक्सचेंज फेमस है इंडिया के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको सर्टिफिकेट दिया हुआ है और वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। समझ गए? पर एक बात बताओ सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर सर्टिफिकेट लेना है, अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनना चाहता है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना चाहता है, तो क्या प्रोसेस? क्या कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जैसे मुंह उठा के आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, बोलेगा लाओ लाओ सर्टिफिकेट दो, मैं रिकॉग्नाइज बन जाता हूं और बन जाएगा? क्या ऐसा होता है? नहीं 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 नहीं, बल्कि एक प्रोसेस होता है। अरे बल्कि एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है सर? जो भी स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड बनना चाहता है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेना चाहता है, उस स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन लगानी पड़ती है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उस एप्लीकेशन में क्या क्या होता है वो पूरा पढ़ाऊंगा। सेक्शन 3 के अंदर उस स्टॉक एक्सचेंज को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन लगानी होती है, जिसमें वो लिख अपनी डिटेल देता है और बताता है, और मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों, अभी मैं समरी समझा रहा हूँ। वो डिटेल में बताता है अपने रूल्स रेगुलेशन, हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा आगे का प्लान क्या है, हमारे बायलॉज रूल्स रेगुलेशंस क्या है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेन टॉप लेवल पर कौन बैठा है जो डिसीजन ले रहा है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, हम एफिडेविट शपथ पत्र पर लिखकर दे रहे हैं कि हम कोई भी फ्रॉड नहीं करेंगे, आप हमें रिकॉग्नाइज्ड बना दोगे तो जो भी इन्वेस्टर हमारी वेबसाइट पर आकर ट्रेडिंग करेगा उसके साथ कोई इलीगल काम नहीं होगा। एप्लीकेशन के अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज ये सब चीजें लिखकर सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। जो जो मैंने बोला वो सब लिखा है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर ये चाहता है रिकॉग्नाइज बनना, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जिसमें वो अपने बाईलॉज लिखता है कि हम अपने स्टॉक एक्सचेंज को कैसे चलाते हैं, हमारी क्या पॉलिसी है, हमारी क्या सोच है, हमारे क्या रूल्स रेगुलेशन है। उसमें वो ये भी बताते हैं कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, हम किस सोच पर चल रहे हैं, हमारे अंदर कितने मेंबर्स बैठते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी अगर कंपनी हमारे ऊपर लिस्ट होगी तो हम उससे कितनी फीस लेंगे, हमारे थ्रू जो इंटरमीडियरी होंगे हम उनको कैसे करेंगे, कोई ब्रोकर अगर हमारे ऊपर रजिस्टर होना चाहता है तो उसके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसे आलतू फालतू आदमी को हम ब्रोकर या मर्चेंट बैंकर या कस्टोडियन नहीं बना देंगे। जो भी इन्वेस्टर आएगा उसको हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, उसका कोई भी लॉस नहीं होगा। ये सभी चीजें एप्लीकेशन के अंदर वो स्टॉक एक्सचेंज लिख कर देता है जिसको रिकॉग्नाइज्ड बनना है। सेक्शन 3। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस एप्लीकेशन को चेक करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता है कि स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस लिखे, खुद के लिए क्या बाइलॉज लिखे, फ्यूचर का उन्होंने क्या प्रोजेक्ट लिखा है कि क्या करने वाले हैं, कोई कंपनी उन पे लिस्ट होगी तो कितनी फीस लेंगे, कितने टाइम के लिए लेंगे, कैसे इन्वेस्टर को क्या क्या फैसिलिटी देंगे, इनके अंदर टॉप लेवल पे कितने लोग बैठे हैं, कितने क्वालिफाइड है, ये सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करता है। अगर जरूरत लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक इन्वेस्टिगेशन भी करवा लेती है। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 3 के अंदर जो एप्लीकेशन लगाई गई थी अगर उससे सेटिस्फाई हो जाती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है स्टॉक एक्सचेंज बढ़िया है, ये फ्रॉड नहीं करेगा, ये इलीगल काम नहीं करेगा, अगर इस पे कोई कंपनी ट्रेड हो रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये बिल्कुल फ्रॉड नहीं करेगा, इन्वेस्टर का लॉस नहीं करेगा, किसी का पैसा नहीं खाएगा, इसके ऊपर जो इंटरमीडिएट है वो डिग्री वाले क्वालिफाइड होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 4 के अंदर सर्टिफिकेट दे देगी, उस स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करने का सर्टिफिकेट दे देगी। प्लस सबसे जरूरी बात, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास करें। सर ये ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या होता है? सरकारी रजिस्टर, उनमें लिखेगी कि फलाना स्टॉक एक्सचेंज अब रिकॉग्नाइज बन गया।
सर वो सरकारी रजिस्टर कहाँ पे रखे हैं? दो सरकारी रजिस्टर में लिखेगी। एक तो जो पार्लियामेंट के अंदर रखे हैं, एक तो उनमें लिख देगी फलाना स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज है। दूसरा, वो स्टॉक एक्सचेंज जिस स्टेट में है उस स्टेट के अंदर जो विधानसभा है, उस विधानसभा के अंदर जो रजिस्टर है वहां भी लिखेगी। मतलब एक तो न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट कहाँ है? न्यू दिल्ली। एक तो वहां के रजिस्टर्स में भी लिख दिया, प्लस स्टॉक एक्सचेंज जिस स्टेट में है वहां की विधानसभा के रजिस्टर्स में ऑफिशियल गैजेट में लिख दिया। दो जगह पर लिख दिया। तो बच्चों अब आपको यह समझ में आना चाहिए कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है वो स्टॉक एक्सचेंज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि ये स्टॉक एक्सचेंज बहुत बढ़िया है और इस पर कोई भी कंपनी ट्रेड होकर अपनी सिक्योरिटीज को बेचेगी तो कोई फ्रॉड नहीं है, और कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो फ्रॉड नहीं। और ऐसी एप्लीकेशन लेने के लिए स्टॉक एक्सचेंज को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन 3 में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। सेक्शन 4 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करके उन्हें सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है। पर बच्चों एक चीज और बताऊं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ चेक करने के बाद सेक्शन 4 में सर्टिफिकेट देती है, बोलती है कि ठीक है अब से तुम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कहलाओगे, उस सर्टिफिकेट पर वो कुछ कंडीशंस लिख देती कि तुमको ऐसे काम करना है, याद रखना किसी का लॉस ना हो, याद रखना किसी के साथ फ्रॉड ना हो, याद रखना इलीगल काम मत करवा देना, याद रखना तुम्हारे ऊपर जो इंटरमीडिएटरीज हैं ब्रोकर वो क्वालिफाइड लोग हैं। अगर अगर वो स्टॉक एक्सचेंज सेंट्रल गवर्नमेंट की बताई हुई कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पाता तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उससे रिकॉग्नाइजेशन का सर्टिफिकेट विथड्रॉ कर लेगी। फिर वो स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज नहीं रह जाएगा, वो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा। हाँ ये जरूर है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ करेगी उस सर्टिफिकेट को, उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा, वो बात पर विड्रॉ कर लेगी सेक्शन 5 के अंदर। तो बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा। अभी तक मैंने आपको बताया ये जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA 1956 के अंदर आया, इसका मेन पर्पस है कि सिक्योरिटीज मार्केट में इलीगल ट्रेडिंग ना हो, फ्रॉड ना हो। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा सिक्योरिटीज की डेफिनेशन। सिक्योरिटीज की डेफिनेशन के अंदर बच्चों हमने पढ़ लिया कि हर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, स्क्रिप्ट, म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये सब आते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जो कि किसी पर्सन की लाइफ से जुड़ी हुई है वो सिक्योरिटी की डेफिनेशन में नहीं आती। देन हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जिसका मतलब होता है कि भैया हम प्रॉमिस कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, हम शेयर्स को सेल कर देंगे, पैसा ले लेंगे। स्पॉट डिलीवरी का मतलब होता है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसी दिन सेटलमेंट हो गया या नेक्स्ट डे सेटलमेंट हो गया, बेचने वाले ने शेयर्स दे दिए, खरीदने वाले ने पैसा दे दिया। डेरिवेटिव का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट जो है उन पर प्रॉमिस हो चुका है वो फ्यूचर में परफॉर्म होगा, किसको प्रॉफिट हुआ किसको लॉस हुआ वो फ्यूचर में पता चलेगा। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होता है जहां पर ऐसे दो लोग आकर मिलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जो एक तो बेचना चाहता है एक खरीदना चाहता है। देन उसके बाद में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वो है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट जो मिलता है उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है सेक्शन 3 के अंदर, उसमें अपने रूल्स रेगुलेशंस बताने पड़ते हैं, अपनी फंक्शंस और पावर्स बतानी पड़ती है, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उनकी क्वालिफिकेशन बतानी पड़ती है। उसके अलावा आपके क्या क्या सर्विस देने वाले हो कंपनीज को जो आपके ऊपर ट्रेड होंगी, जो बेचेंगी अपने शेयर्स को इन्वेस्टर्स को और इंटरमीडियरीज को, क्या क्या ये सब दिया जाएगा। उस फिर इन सबको चेक करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेटिस्फाई होता है, सेक्शन 4 में सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन बता देता है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो सेक्शन 5 में विड्रॉ कर लेगा सर्टिफिकेट को, लेकिन विड्रॉ करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर का इतना पार्ट यहां तक पढ़ लिया है। मैंने आप लोगों को इसके काफी अच्छे से ये चीज समझा दी है एग्जांपल्स के थ्रू, और इस टॉपिक जो हमने यहां तक पढ़ा है इससे रिलेटेड बच्चे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना था जो हमने इस क्लास में समझ लिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। आपको पता है हम इसके अंदर हाथ की हाथ सॉल्व करते हैं।
अच्छा बच्चों, एक चीज और बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट हमारी क्लासेस परचेज करना चाहता है तो उसके लिए बच्चों आप हमारे ऐप के थ्रू भी परचेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, अदरवाइज गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कर दो मोहित बंसल क्लासेस, ये लोगो से ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड करके क्लासेस परचेज कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली चाहें तो इस नंबर पर भी आप कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज, टेलीग्राम पर बात करके कर सकते हैं। ऐप पर भी चैट का ऑप्शन है, वहां भी बात करें, मेरी पूरी टीम है वो आपको अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। जब आप हमारी क्लासेस परचेज करते हैं तो आपको हमारी पूरी क्लासेस मिलती हैं, स्टडी मटेरियल पूरा कवर्ड है, उसके अलावा आपको नोट्स मिलते हैं। आप जिस दिन क्लास परचेज करोगे विद इन 7 डेज आपके घर पे होम डिलीवरी हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया। उसके अलावा बच्चों आपको हर रेगुलर टेस्ट होता है, हर फ्राइडे को टेस्ट कंडक्ट होते हैं ऑनलाइन सीएमए एग्जाम पैटर्न के थ्रू, जिससे रिवीजन हो और आपको लिखने का तरीका समझ में आए। जनरली क्या होता है, थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर ना बच्चों को आंसर तो आता है पर लिखने का तरीका नहीं आता, इसलिए मार्क्स कट जाते हैं। वो हम सब कुछ समझाते हैं यहाँ पर। तो परचेज करना चाहें तो इस नंबर पे आप ले सकते हैं। इवन अगर सिर्फ नोट्स परचेज करना चाहें तो उसके लिए भी आप ऐप से कर सकते हैं या हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। चलिए बच्चों, और एक चीज और, राखी अब आने वाली है ना, तो अब एक हमारा ऑफर स्टार्ट होगा, हम उसे राखी मेला बोलते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी, उसमें आपको कुछ फायदा हो जाएगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।